हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टारगेट शिक्षक पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो बायोलॉजी के हैं 42 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है उस पर सारे क्वेश्चन लिए हैं। लो टू हाई लेवल में मॉडरेट भी हैं, लो लेवल की भी हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक एक करके जो है 42 क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो 4 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। कितने ग्राम से? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि वृद्धि की बात करें, तो प्रोटीन के द्वारा जो होते हैं वह वो शरीर की वृद्धि और मरम्मत होती है। रोग प्रतिरोध की बात करें, तो रोग प्रतिरोध जो है विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं, अर्थात रोग को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का जो अणुसूत्र होता है, जैसे कि एक ग्लूकोज की बात करें हम, तो C6H12O6 होता है। तो इसमें जो यहाँ पर तत्व की बात पूछी है, तो इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट है, इनका अणुसूत्र होता है CnH2nO, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH2O का होल एन। ठीक है, ये इस तरीके से इसका अणुसूत्र का फॉर्मूला होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, और स्टार्च जो होता है सर्वाधिक जो होता है आलू में मिलता है, सब्जियों में, फल में, केला में मिलता है। ठीक है, और जो है चावल में भी सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो C6H12O6 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या इसमें डबल होती है। और कार्बन का जो अणुसूत्र की बात की थी हमने, CnCH2O का होल एन। एन का मतलब यहाँ पे एक रखेंगे तो कार्बन एक हो जाएगा, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक हो जाएगी। जितनी एन की संख्या होगी वो यहाँ पे इन सबसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी मैंने सामान्य सूत्र आपको बताया था कि या तो इसका सूत्र को हम इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है CnH2n और ON होता है, या फिर इसका जो सूत्र होता है वो इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है CH2O का होल एन। यहाँ पे एन को मल्टीप्लाई करेंगे, एन की संख्या 1 2 3 आगे बढ़ती हुई जाएगी और उसको मल्टीप्लाई करते हुए हम चले जाएंगे। वहीं जो हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो इसमें भी इस तरीके से एन की जो संख्या को रखते जाएंगे और उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों भी स्ट्रक्चर में से कोई सा भी अणुसूत्र हमें दिखेगा वो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही जो है ये वाली स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरलतम कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोसैकेराइड, ठीक है, और एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है, डाइसैकेराइड जिसमें कार्बन की संख्या 2 से 10 तक होती है, और पॉलीसैकेराइड जिसमें कार्बन की संख्या 10 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सरलतम का मतलब होता है जिसमें सबसे कम इकाइयाँ हों। तो मोनोहाइसैकेराइड जो होते हैं इसमें कार्बन की संख्या 1 होती है,
जिसमें इकाइयाँ कम से कम जुड़ी होती हैं, वो होती है सरलतम कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकेराइड यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? अभी हम यहाँ पर बात करें मोनोसैकेराइड के अंदर कौन-कौन सा आता है, तो मोनोसैकेराइड के अंदर एक तो ग्लूकोज़ आता है, ठीक है? इसके अलावा जो है मैन्नोज़ आता है, जो कि अब ग्लूकोज़ जो शर्करा होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। वहीं मैन्नोज़ शर्करा जो होती है, लकड़ी के अंदर पाई जाती है। इसी तरीके से एक जो होती है राइबोज़ शर्करा होती है, जो कि हमारे आरएनए के अंदर पाई जाती है। ठीक है? इसी तरीके से डीऑक्सीराइबोज़ शर्करा होती है, ठीक है? और डीऑक्सीराइबोज़ शर्करा जो होती है, वो डीएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है? तो ये सारी मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ पे और जो डाइसैकेराइड की बात करें, तो स्टार्च यहाँ पे जो है पॉलीसैकेराइड है, ठीक है? तो पॉलीसैकेराइड इसका आंसर नहीं होगा। सेल्यूलोज़ भी पॉलीसैकेराइड है, जबकि सुक्रोज़ यहाँ पर जो है डाइसैकेराइड है, इस जो 2 ग्लूकोज़ की इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो ग्लूकोज़ यहाँ पर मोनोसैकेराइड है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, सुक्रोज़ किसका उदाहरण है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि सुक्रोज़ जो होता है, वो 2 ग्लूकोज़ की इकाइयों से मिलकर के बना होता है, ठीक है? तो ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ की 2 इकाइयाँ होती हैं इसमें, तो ये एक डाइसैकेराइड है, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ना तो ये मोनोसैकेराइड है और ना ही ये पोलोसैकेराइड है। अगला प्रश्न है, सुक्रोज़ के अपघटन से क्या बनता है? तो देखिए सुक्रोज़ की बात करें तो इसका अणुज सूत्र जो होता है C12, H24 और O12 होता है सुक्रोज़ का। और जब इसमें तोड़ेंगे हम तो ये एक डाइसैकेराइड है। इसको तोड़ेंगे तो एक तो C6H12O6 बनेगा और दूसरा भी जो है C6H12 और O6 बनेगा। मतलब कि कुल मिलाकर के 2 एक जैसी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें से एक इकाई तो ग्लूकोज होती है और दूसरी इकाई फ्रक्टोज होती है, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हालाँकि जो अणुसूत्र हैं वो सूत्र हैं वो समान होते हैं, लेकिन संरचना अलग-अलग होती है। तो आपको ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र एक जैसा लग रहा है और लेकिन इनकी संरचना अलग-अलग होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर के जो है शर्करा, सुक्रोज़ का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स? प्रश्न 9, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो देखिए दूध में भी एक शर्करा पाई जाती है और उस शर्करा का नाम है लैक्टोज़। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुक्रोज़ जो होती है गन्ने के अंदर पाई जाती है, फ्रक्टोज़ जो होती है ये फलों के अंदर पाई जाती है, ठीक है? और सबसे मीठी शर्करा की बात करें, तो सबसे मीठी शर्करा जो है प्राकृतिक शर्करा, वो कौन-सी है? वो है फ्रक्टोज़, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की बात करें। वहीं अगर हम पूछें कि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन-सी है? तो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा जो है, वो है एलिटेम, ठीक है? क्या है? एलिटेम है सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा। प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज़ है। तो इस प्रश्न का आंसर लैक्टोज़ सही रहेगा, दूध में लैक्टोज़ शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्टार्च किसका बहुलक है? तो स्टार्च की बात करते हैं, तो स्टार्च के अंदर जो है ग्लूकोज़ की इकाई पाई जाती है और स्टार्च जो क्या है एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? एक पॉलीसैकेराइड होता है और स्टार्च के अंदर जो है ग्लूकोज़ की इकाइयाँ पाई जाती हैं, ठीक है? स्टार्च के अंदर ग्लूकोज़ की इकाइयाँ पाई जाती है और इन इकाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, n इकाइयाँ होती है, मतलब कि पॉलीसैकेराइड के अंदर है, उन इकाइयों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? देखिए जब हम भोजन करते हैं, हम भी मनुष्य भी भोजन करता है, पेड़-पौधे भी भोजन करते हैं और जंतु भी भोजन करते हैं। तो हर एक का भोजन अलग-अलग जगह संचित होता है। जैसे कि अब पौधे हैं, तो पौधों में जब भोजन बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले उनमें जो भोजन संचित होता है, वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है? लेकिन जैसे ही ये ग्लूकोज बनती है, ये तुरंत जो है स्टार्च के रूप में बदल जाती हैं, क्योंकि
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलेगी और हर पार ग्लूकोज की इकाइयाँ बनती रहेंगी। ग्लूकोज की इकाइयाँ जब बनती रहेगी, तो ये ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़ करके स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्योंकि एक मोनोसैकेराइड से ही जो एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज बनते ही तुरंत स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो पौधों में जो भोजन बनता है, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। वहीं हम बात करें जंतुओं में, तो जंतुओं में जो भोजन बनता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन जो होता है, ये भी जो है ग्लूकोज का ही एक बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का ही ये एक बहुलक होता है, ठीक है? क्योंकि ग्लूकोज की इकाइयों से ही जो है ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है? तो स्टार्च इस प्रश्न का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है। तो अभी मैंने बताया कि जंतुओं में जो भोजन बनता है, उस भोजन का भंडारण जो होता है, वो ग्लाइकोजन के अंदर होता है। क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है, ये भी क्या होता है? ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, ठीक है? तो ग्लूकोज का एक बहुलक है ग्लाइकोजन, ठीक है? अगला प्रश्न है, सेलुलोज का मुख्य कार्य क्या है? तो बात करें सेलुलोज, तो सेलुलोज का जो पाचन होता है, वो मानव शरीर के अंदर नहीं होता, लेकिन सेलुलोज का पाचन जो होता है, वो जंतु शरीर के अंदर हो जाता है। और सेलुलोज जो कहाँ होता है? तो सेलुलोज जैसे कि पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, जो घास होती है, उसमें सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज का कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों के अंदर, घास के अंदर पाई जाती है, तो ये ऊर्जा देती है। अगर ये ऊर्जा देती सेलुलोज, तो फिर पौधों को जो है फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पौधे तो जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। अगर उनमें सेलुलोज से ऊर्जा मिलती, तो वो भोजन नहीं कर बनाते, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, स्वाद नहीं देती, एंजाइम भी नहीं बनाते। तो सेलुलोज का कार्य है कि पेड़ पर जो है, पौधा जो है, उसको संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। उसको ये तरीके से नहीं कि बिल्कुल इस तरीके से पेड़ सूख जाए, बल्कि पेड़ को इस तरीके से खड़ा रखना, उसको सीधे रखना, मजबूती प्रदान करने का कार्य होता है सेलुलोज का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सेलुलोज जो होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो हमने बात की कि सेलुलोज का पाचन तो जंतु शरीर के अंदर होता है, लेकिन मानव शरीर के अंदर नहीं होता। तो सेलुलोज जो होता है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। और पेड़ पौधों के अंदर जो कहाँ पर पाया जाएगा? तो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति के अंदर जो है सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है? क्योंकि कोशिका झिल्ली तो जंतुओं के अंदर होती है, और जंतु कोशिका के अंदर भी नहीं पाया जाता। तो सेलुलोज का जो है, वो कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है, जो कि पादपों के अंदर पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपाच्य है? अपाच्य मतलब कि जिसका पाचन नहीं हो सकता मानव शरीर के अंदर। तो ग्लूकोज जो होता है, इसका तो मानव शरीर के अंदर पाचन होता है, और ये हमारे रक्त के अंदर जो है, हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज पाई जाती है। स्टार्च स्टार्च जो होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट आलू में, चावल में पाया जाता है। तो स्टार्च का भी हमारे शरीर में पाचन हो जाता है। सुक्रोज सुक्रोज मतलब कि चीनी, शर्करा की बात की जा रही है। तो ये गन्ने के अंदर पाई जाती है। तो गन्ना के रस को भी हम पीते हैं, तो उसका भी हमारे शरीर में पाचन होता है। लेकिन सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज जो होता है, ये मानव शरीर के अंदर नहीं पचता। इसका पाचन जो है जंतु शरीर के अंदर होता है। तो सेलुलोज जो है अपाच्य है, और यही इसका आंसर सही होगा, सेलुलोज ऑप्शन डी। आयोडीन परीक्षण किसके लिए होता है? तो देखिए, आयोडीन के परीक्षण की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उनके लिए जो है आयोडीन के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है या नहीं, इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब कैसे लगाएंगे इसकी उपस्थिति का पता? कि हम इसके अंदर जो है आयोडीन का विलयन डालेंगे। तनु आयोडीन जो विलयन है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और इस स्टार्च के में आप आयोडीन विलयन डालेंगे, तो इसका रंग जो होगा, वो नीला काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला काला अगर विलयन का रंग हो जाएगा, तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति का पता लग जाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि प्रोटीन की उपस्थिति के पता कैसे लगाएंगे, तो प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक तो
कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे 2 बूंद, और 10 बूंद जो है हम कास्टिक सोडा के डाल देंगे। क्या डाल देंगे? कास्टिक सोडा NaOH। पहले 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे CuSO4, और उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल देंगे NaOH। अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। वहीं वसा की बात करें तो सबसे सिंपल है वसा की परीक्षण करना। कैसे? कि आपने कोई खाद्य पदार्थ लिया और उस खाद्य पदार्थ को आप क्या करेंगे, एक कागज़ लेंगे और उस कागज़ के अंदर लेकर के उसको जो है टुकड़े करेंगे। मतलब कि किसी दूसरी हथौड़ी-वथौड़ी से उसको तोड़ लेंगे। तो उसको लेने के बाद में आप उस कागज़ के में से उस खाद्य पदार्थ को निकाल देंगे, और उसके बाद उस कागज़ पर देखेंगे कि उसपे अगर धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, चिकनाई के से धब्बे, तो उसके अंदर वसा उपस्थित है। तो वसा के परीक्षण बिल्कुल आसान है। इसके अलावा स्टार्च और प्रोटीन का परीक्षण भी हमने देख लिया। तो आयोडीन परीक्षण किसके लिए होता है? तो आयोडीन परीक्षण स्टार्च के लिए होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है? अगला प्रश्न है, आयोडीन परीक्षण में स्टार्च का रंग हो जाता है। तो अभी हमने बताया कि आयोडीन का परीक्षण करते हैं जब स्टार्च का करते हैं आयोडीन से, तो उसमें स्टार्च का रंग जो होता है वो नीला काला हो जाता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, बेनेडिक्ट परीक्षण। देखिए, बेनेडिक्ट परीक्षण क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट, बेनेडिक्ट परीक्षण के अंदर जो है कॉपर आयन होते हैं, और इन कॉपर आयन का क्या हो जाता है, कॉपर आयन क्या कर जाते हैं, इसकी जब हम किसी भी चीज़ में इसका परीक्षण करते हैं बेनेडिक्ट से, तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉपर आयन जो होता है, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और हमें लाल भूरे रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अब अवक्षेप कैसे प्राप्त होगा कि मान लीजिए बेनेडिक्ट परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त होगा, तो इसका प्रयोग उसमें किया जाता है कोई रिड्यूसिंग शुगर हो। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है जिसमें एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन समूह होते हैं। एल्डिहाइड समूह होता है जैसे कि CHO, और कीटोन समूह होता है C डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों जो एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह होते हैं, और जो उनको टॉलेन अभिकर्मक और जो फेलिक विलयन जो होता है, उन दोनों को अपचयित कर देता है। जो पदार्थ टॉलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचयित कर देते हैं, तो उनके अंदर रिड्यूसिंग शर्करा पाई जाती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो बेनेडिक्ट परीक्षण जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए प्रयोग किया जाता है। और बेनेडिक्ट परीक्षण का प्रयोग कैसे होता है कि इसमें कॉपर आयन होते हैं, और ये कॉपर आयन जो होते हैं कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो करके एक लाल भूरे रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो जिनमें एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह नहीं होता, और जो टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाते, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है? तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे शुगर के लेवल की जांच होती है। एक तरीके से ये डायबिटीज के लोगों में जो इसका प्रयोग किया जाता है कि डायबिटीज का लेवल कितना है, शुगर का लेवल कितना है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट का। ठीक है? अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज कैसी शर्करा है, एक रिड्यूसिंग शर्करा है, क्योंकि बेनेडिक्ट परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रिड्यूसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्लूकोज कैसी शर्करा है? रिड्यूसिंग शर्करा है। क्यों है रिड्यूसिंग शर्करा? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है? और हमारे ब्लड में जब इस ग्लूकोज शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, तभी जो इसकी बेनेडिक्ट परीक्षण से जो इसकी जांच की जाती है, और एक व्यक्ति के अंदर जो है इंसुलिन मधुमेह रोग की जांच की जाती है, डायबिटीज की जांच की जाती है। ठीक है? इंसुलिन हार्मोन का भी पता लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शर्करा है। अगला प्रश्न है, सुक्रोज कैसी शर्करा है? तो सुक्रोज जो है यहाँ पर एक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है। क्यों है नॉन रिड्यूसिंग शर्करा? क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती, और इसके अंदर जो है एक तरीके का मतलब कि ये ब्लड में स्टोरेज नहीं हो पाती, जबकि ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये टॉलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचेत नहीं करती, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह नहीं होता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, माल्टेज
माल्टोज़ किन 2 अणुओं से बनता है? तो माल्टोज़ जो होता है ग्लूकोज़ की इकाइयों से मिलकर के बना होता है। माल्टोज़ किन माल्टोज़ किन 2 अणुओं से बना होता है? तो माल्टोज़ की बात करते हैं तो माल्टोज़ जो होता है 2 ग्लूकोज़ इकाइयाँ होती हैं और माल्टोज़ जो होता है एक डाइसैकेराइड है, क्योंकि इसमें 2 ग्लूकोज़ की इकाइयाँ हैं। तो जिनमें भी ग्लूकोज़ की 2 इकाइयाँ हों या फिर 2 इकाइयों से, चाहे वो ग्लूकोज़ फ्रक्टोज़ हो या ग्लूकोज़ गैलेक्टोज़ हो, किन्हीं भी 2 इकाइयों से मिलकर के बना हो, तो उनको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो जो माल्टोज़ होता है उसके अंदर ग्लूकोज़ की 2 इकाइयाँ पाई जाती हैं। ठीक है? जबकि ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ जो होती है, ये लैक्टोज़ शर्करा के अंदर पाई जाती है, जो कि दूध के अंदर मिलती है। ठीक है? अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? देखिए, जब भी हम भोजन शुरू करते हैं, तो भोजन सबसे पहले हमारे मुँह में जाता है और जब हम मुँह में चबाते हैं, तो मुँह में जो हमारे बनती लार, एमाइलेज जो लार होते हैं, उसके द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? जैसे आपने मुँह में एक निवाला दिया भोजन का, तो आपके दाँत क्या कर रहे हैं? उस भोजन को धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। और उसी वक़्त आपके मुँह में लार आती है। तो लार और जो है वो मिलकर के भोजन पहले छोटे टुकड़ों में टूटा और उसी वक़्त से वहाँ से भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन शुरू हो जाता है, एमाइलेज के थ्रू, ठीक है? लार बनती है उससे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि मुख में हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो अभी लार में जो पाया जाता है एंजाइम, वो है एमाइलेज एंजाइम, जो हमारे लार के अंदर पाया जाता है, ठीक है? ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संचित होता है? तो जैसे कि हमारा भोजन जो होता है, जैसे पेड़-पौधों का भोजन जो होता है, वो किसके अंदर संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसी तरीके से जो जंतु हैं और मानव शरीर है, उनका जो भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है संचित कहाँ होता है, मतलब कि हमारा भोजन जो ऊर्जा हमारी संचित कहाँ होती है? तो वो हमारी यकृत और मांसपेशियों के अंदर संचित होती है। ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन-सा कार्बोहाइड्रेट जो है फाइबर कहलाता है? फाइबर किसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रचुर पाया जाता है? तो जो यहाँ पर सेलुलोज़ दिया गया है, ये किसके अंदर पाया जाता है? तो सेलुलोज़ जो होता है ये पादपों के अंदर पाई जाती है और पादप ही जो है एक तरीके से फाइबर का सबसे ज़्यादा स्रोत होते हैं। क्योंकि जितनी भी कच्ची पत्तियाँ जो होती हैं, साग-सब्जियाँ, उन सब में जो है सेलुलोज़ पाया जाएगा और जो है घास के अंदर भी सेलुलोज़ पाया जाता है और सेलुलोज़ जो होता है वो फाइबर का अच्छा सोर्स है, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि फाइबर का मुख्य लाभ क्या है? जैसे कि जो हम कच्चे सब्जियाँ खाते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं, तो उनमें फाइबर होते हैं ज़्यादा और उन फाइबर का, जैसे फल खाते हैं, सेब खाते हैं, तो उनमें फाइबर होती है और उस फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? फाइबर जो होता है, ये हमारे भोजन को जो पचाता है, मतलब कि पाचन को कार्य करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है और जो अनपचा भोजन है, उसको जो है एनस के थ्रू, मतलब कि गुदे के थ्रू जो है बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये भोजन को पाचन में सुधारता है, मतलब कि कुल जो कहा जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, उसकी हेल्थ को सुधारता है। तो पाचन सुधारना, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या रोग हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो कौन-सा रोग होगा? तो स्कर्वी की बात करें तो ये तो विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि क्वाशियोसोर की बात करें तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से सिर्फ़ जो है हमें कमज़ोरी या फिर थकान आएगी और कुछ भी महसूस नहीं होगा, ठीक है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले, जैसे आलू खाए, चावल खाए, केला खाए, तो उनमें क्या रोग होगा? तो एनीमिया, एनीमिया जो होगी नहीं हो पाएगी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, किसी में लौह तत्व की कमी होना, लौह लौह रक्ताल्पता, मतलब कि लोहा जो तत्व है
उसकी कमी जो होने जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। मोटापा तो बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा भोजन करेंगे और हम उस एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे तो हम मोटे हो जाएँगे, क्योंकि हमारा शरीर जो उस ऊर्जा को जो है स्टोर करता जा रहा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं ले रहा। स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होती है ये रोग, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है रोग। तो धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चाहिए ताकि हमें रिकेट्स रोग ना हो, ठीक है? क्योंकि इस जो विटामिन है डी है, इसका सोर्स जो है धूप ही है, और इसके अलावा इसमें कोई पादप स्रोत नहीं है, सिर्फ जंतु स्रोत सोर्स है, जैसे कि हम दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से जो हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है? तो फ्रक्टोज जो शर्करा होती है, जो कि 2 ग्लूकोज की इकाइयों से बनी हुई होती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दूध के अंदर तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो फ्रक्टोज शर्करा तो इसके अंदर होगी नहीं, ठीक है? फल के अंदर पाई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज शर्करा जो होती है, वो फलों के अंदर पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रक्टोज शर्करा जो होती है, वो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है? तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन-सा सबसे मीठी शर्करा है? तो सबसे मीठी शर्करा की बात कही है, तो फ्रक्टोज जो होती है वो यहाँ पर सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण नहीं कह सकते। आप सोच रहे होंगे कि इसको प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, लेकिन इसको प्रकाश संश्लेषण नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, तो इस कार्बोहाइड्रेट में जब हमारी भोजन किसके रूप में बनता है? जब फोटोसिंथेसिस होगी, तो सबसे पहले हमारा भोजन जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, ठीक है? ये ग्लूकोज जो होता है बनता है, लेकिन तुरंत ही स्टार्च के रूप में बदल जाता है, ठीक है? जब ये स्टार्च के रूप में बदला, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया होती है, और उसके थ्रू जो है ये क्या करती है, स्टार्च जो होती है ये एटीपी के रूप में टूट जाती है, ठीक है? तो एटीपी के रूप में टूटेगी ये, तो एटीपी से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो ये एक कोशिकीय श्वसन की पार्ट है, तो ये श्वसन प्रक्रिया कहलाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वहीं 9 किलो कैलोरी के पास में जो है वसा से हमें प्राप्त होती है, और प्रोटीन से जो है करीब 7 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें कौन-सा कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से बनेगा? जब अभी मैंने बताया कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो पेड़ पौधों में भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में संश्लेषित होता है, लेकिन इस स्टार्च में बदलने से पहले जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, और ग्लूकोज जो होता है ये बनते ही तुरंत जो है स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा हुआ? ग्लूकोज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो होता है ये एक मोनोसैकेराइड है, और जिसमें एक इकाई होगी वो सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, क्योंकि ये 2 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलके बना होता है। तो ये भी एक डाइसैकेराइड है, लेकिन मोनोसैकेराइड से जो है जटिल सैकेराइड है। लेकिन जटिल है, लेकिन जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनको हम जटिल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसके बाद स्टार्च, तो स्टार्च जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि स्टार्च जो होता है ग्लूकोज की अनेक इकाइयाँ मिलकर के बना होता है, ठीक है? राइबोज शर्करा जो होती है ये एक मोनोसैकेराइड है, और राइबोज शर्करा जो होती है ये आरएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, राइबोज किसका भाग है? तो राइबोज शर्करा जो होती है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है, जबकि डीएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है?
डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। और एटीपी का पूरा नाम की बात करें तो एटीपी का पूरा नाम जो होता है एडिनो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है एटीपी का पूरा नाम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो संरचनात्मक नहीं है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट संरचनात्मक नहीं है? तो बात करें सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की, तो ये दोनों जो होते हैं ये पादपों को जो है एक ढांचा प्रदान करते हैं, अर्थात उनको जो है एक संरचनात्मक जो ढांचा जो है वो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज के द्वारा मिलता है। और उसी तरीके से हम काइटिन की बात करें तो काइटिन जो होता है वो कीटों का बाह्य आवरण होता है। वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो कीटों का बाह्य आवरण अर्थात उनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है, जो सॉरी उनका जो कोशिका झिल्ली या फिर जो उनका बाह्य आवरण होता है वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। वहीं जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च जो होता है पादपों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है, क्योंकि पादप जो अपना भोजन बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, तो ये स्टार्च आसानी से पच जाता है। तो ये संरचनात्मक नहीं है। संरचनात्मक मतलब कि जो संरचना का बनाता हो, जो ढांचा के लिए कार्य करता है, तो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज पादपों की ढांचा के लिए कार्य करते हैं, उनको संरचना प्रदान करते हैं किस तरीके से पादप की संरचना होनी चाहिए। तो ये संरचनात्मक नहीं है बल्कि ये ऊर्जा का स्रोत है स्टार्च। ठीक है। काइटिन कीटों का बाह्य आवरण, काइटिन भी जो है कीटों की संरचना का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काइटिन पाया जाता है, तो काइटिन जो होता है कवकों के अंदर पाया जाता है। कवकों की जो बाह्य भित्ति जो होती है वो काइटिन की पाई जाती है। ठीक है। पौधों की जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। तो कवकों का जो है आवरण है वो काइटिन का बना हुआ होता है। जीवाणु की भित्ति जो होती है, जीवाणु की जो बाहर की भित्ति होती है वो डायटम्स की बनी होती है। ठीक है। किसकी बनी होती है? डायटम्स की बनी होती है। अगला प्रश्न है, स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से पूर्ण होता है? तो स्टार्च जो होता है उसको जो माल्टेज एंजाइम जो होता है वो पूर्ण करता है। ठीक है। और इस माल्टेज एंजाइम से जो स्टार्च जो होता है एमिलोस और एमिलोपेक्टिन में टूट जाता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है एक सही युग्म है? तो ग्लूकोज जो है नॉन रिड्यूसिंग, तो ग्लूकोज तो एक रिड्यूसिंग शर्करा होती है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं, क्योंकि ग्लूकोज जो है टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचेत कर देती है। सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शर्करा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुक्रोज जो एक नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचेत नहीं कर पाता। सेल्यूलोज जो एक संरचनात्मक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है पादपों को कुछ संरचना प्रदान करता है। और फ्रक्टोज पॉलीसैकेराइड, तो फ्रक्टोज तो एक डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है जिसके द्वारा एटीपी से ऊर्जा बनती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्योंकि एटीपी जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में जब कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होती है। और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। लास्ट प्रश्न है 42, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अब। तो निम्न में से कौन ऊर्जा का जो है त्वरित स्रोत है? तो सबसे शीघ्र रूप से हमें ऊर्जा किससे मिलती है? सेल्यूलोज से, स्टार्च से, ग्लूकोज से या फिर ग्लाइकोजन से? आप बोलेंगे कि तुरंत ऊर्जा के रूप में हमें स्टार्च से मिलती है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि स्टार्च स्टार्च मतलब कि पूरे कार्बोहाइड्रेट वर्ग की बात कर रहा है, तो इसके अंदर स्टार्च के अंदर ग्लूकोज आ जाएगी, जबकि स्टार्च तो पादपों के अंदर जो भोजन संचयित करता है पेड़ पौधों के अंदर होता है। तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? ग्लूकोज हो जाएगा।
आपने देखा होगा अगर किसी को गर्मी की शिकायत हो जाती है, तो डॉक्टर उसको ओआरएस का घोल देता है और इस ओआरएस के घोल के अंदर जो है ग्लूकोज़ होती है और इस ओआरएस के घोल का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जीवन रक्षक घोल कहा जाता है इसे। इससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है? तो ग्लूकोज़ के रूप में आपने एक ऐड भी देखा होगा कि गर्मियाँ जो होती हैं उनमें टीवी में ऐड भी दिखाया जाता है कि जब सूरज बिल्कुल धूप सिर पर होता है तो उसमें बेचारे को पानी की कमी पड़ जाती है किसी को, तो उसमें तुरंत जो ओआरएस का घोल दिखाया जाता है उसको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो ओआरएस जो ग्लूकोज़ होती है ओआरएस के अंदर उस वो तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 42 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं साइंस के। तो आगे भी हम आपको अलग-अलग टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अभी जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट सॉल्व किया, फिर प्रोटीन करेंगे, विटामिन है, इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएँगे और सारी जो साइंस है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।